Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome back to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. इससे पहले की वीडियो में मैं काउंटेबल सेट अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ कि काउंटेबल सेट क्या होता है, और उसमें मैंने उसकी डेफिनेशन भी क्लियरली बताई थी कि जो भी सेट ए वो काउंटेबल है वो या तो फाइनाइट होगा या काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। उसकी दो तरह की डेफिनेशन होती थी, मतलब कि या तो वो फाइनाइट सेट होगा या काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा। और अगर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट अगर आपको प्रूव करना था तो कोई भी सेट काउंटेबल इनफाइनाइट तब होगा ए जब वो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होगा। तो नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या होता था कि एक फंक्शन मिलेगा एफ ए टू एन, या हो सकता है एफ जो है वो एन टू ए मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है, और वो क्या होगा एफ वन टू वन ऑन टू होगा। तो ये होता था काउंटेबल इनफाइनाइट। तो मेनली हमारे पास काउंटेबल इनफाइनाइट ही हमने वहाँ पे प्रूव करे थे, सेट्स को काफ़ी सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करे थे। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल क्या हुआ, तो अनकाउंटेबल सेट वो होगा, सबसे पहले तो वो इनफाइनाइट होना चाहिए, ये क्लियर हो गया, क्योंकि काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकता है बट अनकाउंटेबल सेट हमेशा इनफाइनाइट ही होगा। और नेक्स्ट क्या है, एंड कैन नॉट बी पुट इन वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस विद नेचुरल नंबर। मतलब कि अगर कोई सेट ए है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अनकाउंटेबल को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, तो जो है वो इक्विवेलेंट नहीं होगा एन के साथ। सबसे पहली दो कंडीशन ये है, और एक कंडीशन ये है कि ए इज इनफाइनाइट। तो ये दो कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन हो रही है तो हम ए को क्या बोलेंगे कि ए जो है वो अनकाउंटेबल सेट है। सो अब हम क्वेश्चंस में समझते हैं कि कैसे किसी भी सेट को अनकाउंटेबल कैसे प्रूव करते हैं। मोस्टली जो है वो कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट भी यूज होता है काफ़ी सारे सेट्स को प्रूव करने के लिए कि वो अनकाउंटेबल सेट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि ओपन इंटरवल 0 1 में जितने भी पॉइंट्स हैं वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो हम इसको प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करेंगे। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन क्या होता था, आपने लॉजिक्स में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसमें ये होता था कि अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट को, मान लो पी एस कोई स्टेटमेंट है, उसको प्रूफ करना है, तो हम मान लेंगे कि ये ट्रू नहीं है, हम मान लेंगे कि गलत है। तो गलत मानने पे क्या होगा, जब हम प्रूफ करते चले जाएंगे तो हमें लास्ट में कुछ एब्सर्ड सी कंडीशन मिलेगी, एब्सर्ड सा रिजल्ट मिल जाएगा कुछ, जो कि ऊपर वाली चीज़ को कंट्राडिक्ट कर देगा, जो आपने बीच में कुछ अज्यूम करा होगा प्रूफ करने टाइम। तो हमारे पास लास्ट में कंट्राडिक्शन आ जाएगी, जो आपने एक सही चीज़ को गलत प्रूफ कर दिया होगा। तो अब हम इसको बाय कंट्राडिक्शन करेंगे, मतलब अज्यूम कर लेंगे कि ये अनकाउंटेबल नहीं है। तो लेट ओपन इंटरवल 0 1 इज नॉट अनकाउंटेबल, सो अज्यूम दैट ओपन इंटरवल 0 1 इज काउंटेबल। तो अगर काउंटेबल है, या काउंटेबल इनफाइनाइट ही मान लो, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरवल 0 1 में इनफाइनाइट पॉइंट्स तो हैं, तो हमें पता है। तो अगर हमने उसको मान लिया कि काउंटेबल इनफाइनाइट, तो उसको हम एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0 1 कैन बी पुट इन अ सीक्वेंस, ठीक है ना, मतलब हम उसे सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, उसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो उससे हमने क्या करा, उसको एक सीक्वेंस में लगा लिया, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ओपन इंटरवल 0 1 में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अब इन सीक्वेंस में हमने लगा के रख दिए। इसके अलावा अब ओपन इंटरवल 0 1 में कोई भी पॉइंट नहीं होगा, वो सारे के सारे इस सीक्वेंस में आ चुके हैं, कोई भी एक भी सिंगल पॉइंट नहीं बचा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमने क्योंकि हमने अज्यूम ही करा है कि वो काउंटेबल इनफाइनाइट है, तभी तो सीक्वेंस में हम रख पा रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स को। तो ये जो x1 x2 x3 है, ये सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, ओपन इंटरवल 0 1 से ही आ रहे हैं। तो क्या है, तो आप क्लियरली यहाँ लिख सकते हो xi बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। अब अगर वो ओपन इंटरवल 0 1 में, तो मैं x1 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 0.a11 a12 a13 a14 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें जो आपके ए आई जे हैं, वो ए आई जे कहाँ से आ रहे होंगे, वो ए आई जे आ रहे होंगे आपके 0 1 2 अप टू 9, इनमें से ही तो कहीं से आ रहे होंगे वो, इसके अलावा तो कोई और सा डिजिट नहीं होता। तो आप किसी भी पॉइंट को जो जीरो ओपन इंटरवल 0 1 में, वो 0 पॉइंट समथिंग फॉर्म में होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा। तो मैंने x1 पॉइंट को लिख लिया ऐसे, इसी तरह मैं x2 पॉइंट को भी लिख सकता हूँ, 0.a21 a22, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हमने जो है वो काउंटेबल में भी करा था, a24 एंड सो ऑन। तो x3 को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 0.a31 a32 a33 a34 a35 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने सारे सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स थे उनको एक ये वाली रिप्रेजेंटेशन में लिख लिया,
ठीक है, तो यहाँ से एक मैट्रिक्स बनती है, आपको पता है, और फिर हम वहाँ से क्या करते हैं, अब हम लेकिन यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट। तो कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो अब हम सीखेंगे, उसको लगाना सीखेंगे, वो कैसे लगता है। यहाँ तक तो हमें क्लियर है कि हमने सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को जो है वो इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये माना है कि देखो नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर से कोरेस्पॉन्डेंस इसकी हो गई, सेकंड नेचुरल नंबर से इसकी हो गई, थर्ड नेचुरल नंबर से इसकी हो गई, ऐसे सारे एलिमेंट्स की नेचुरल नंबर के साथ 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस हो गई। इसका मतलब ओपन इंटरवल 0-1 में जितने भी पॉइंट्स है वो नेचुरल नंबर के साथ हमने 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस में लिख दिए हैं। अब हम एक नया एलिमेंट ढूंढ के दिखाएंगे यूजिंग द कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट कि वो नया एलिमेंट इन सारे एलिमेंट से डिफरेंट होगा। अब वो कैसे होगा, तो उसको बनाना सीखते हैं। तो हम एक नया एलिमेंट बना रहे हैं B1 या B बोल देते हैं, चलो इसको हम क्या बोल रहे हैं, B1 B2 B3 B4 0 पॉइंट भी लगा लो, B5 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है, क्योंकि वो भी ओपन इंटरवल 0-1 में होगा। वो कैसे होगा, तो इसमें BI क्या होगा, देखो BI जो होगा वो होगा 4 इफ AI इज 5। अगर AII मतलब कि जो डायगोनल में, अब आपने ना इस डायगोनल पे फोकस करना है, इसलिए इसको कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। A22 A33 ये जो डायगोनल बनेगी ना, ये बनती चली जाएगी, इनफाइनाइट डायगोनल होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। मैंने तो कुछ एलिमेंट ही लिखे हैं, तो आप इसको ऐसे बना के छोड़ देना डॉट डॉट लगा के, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मैंने जब भी डायगोनल मतलब A11 की वैल्यू मान लो अगर 5 है, तो मैं उसको क्या ले लूँगा, BI को 4 ले लूँगा। इफ़ AII इज़ नॉट इक्वल टू 5 तो मैं इसको 5 ही ले लूँगा। मतलब अगर क्या हुआ, A11 की वैल्यू अगर 5 है तो जो मैंने B1 लिया वो क्या ले लिया, B1 को मैंने 4 ले लिया, तो क्या होगा, वो इससे डिस्टिंग हो जाएगा ना, जो B1 होगा वो A11 से डिस्टिंग हो जाएगा। और अगर A11 की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये 5 के इक्वल नहीं है, तो मैं B1 को सीधा सीधा 5 ही ले लूँगा। अब आप ये मत सोचना कि मैंने यही क्यों यूज़ करा, आप 6 7 8 9 कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 2 3 यहाँ पे 4 और 5 का यूज़ हुआ है, आप 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई सा भी डिजिट उठा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें हमें 2 डिजिट बस यूज़ करने थे, तो मैंने 4 और 5 यूज़ कर लिया, आप चाहो तो 7 8 यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें यूज़ करने में। अब आप ये देखो B11 जो है वो A11 से डिस्टिंग हो गया सिमिलरली, और ये I की वैल्यू जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन चलती रहेगी। अब A22 अगर A22 की वैल्यू 5 है तो मेरा B2 क्या होगा, वो 4 होगा। और अगर A22 की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ लिखा है A22 की वैल्यू अगर 5 के इक्वल नहीं है, तो मैं अपना B2 को क्या लूँगा, B2 को मैं 5 ही ले लूँगा, तो B2 क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो B एलिमेंट ये तैयार हो रहा है, यहाँ पे नया एलिमेंट जो तैयार हो रहा है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो मेरा नया एलिमेंट बन रहा है, ये ऊपर वाले जो x1 x2 x3 x4 x5 है, ये इन सबसे डिस्टिंक्ट बनेगा, ठीक है। ये इससे भी डिस्टिंक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट ही डिफर कर रहा है, इससे फर्स्ट एलिमेंट ही डिफर कर रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट हो गया। फिर ये भी डिस्टिंक्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो सेकंड एलिमेंट है A22 वो B2 से डिफर कर रहा है। तो ये जो पूरा नया एलिमेंट बन रहा है B, ये x1 से भी डिफर होगा, x2 से भी डिफर होगा, x3 से भी डिफर होगा, x4 से भी डिफर होगा, ये सबसे डिफर होता चला जाएगा, और ये एक नया एलिमेंट बन रहा है जो कि इनमें से किसी में भी नहीं है। मतलब x1 x2 x3 एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट आपने ओपन इंटरवल 0-1 के यहाँ लिखे थे, ये जो B एलिमेंट बना है ये इन सबसे डिफर कर रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्यों, क्योंकि आपने तो ओपन इंटरवल 0-1 के सारे एलिमेंट को सीक्वेंस में लिख दिया था। अब ये जो आपने नया एलिमेंट बनाया B, ये भी तो क्लियरली आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्लियरली B इज नॉट इक्वल टू xi for all I is equal to 1 2 3 and so on, and B belongs to open interval 0-1, है ना। यही तो हुआ ना, वो के सारे xi से डिफर कर रहा है और ओपन इंटरवल 0-1 में भी बिलोंग कर रहा है, तो विच इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि आपने ओपन इंटरवल 0-1 के सारे एलिमेंट को एक सीक्वेंस x1 x2 x3 में लिख लिया था ऑलरेडी, तो फिर ये नया एलिमेंट कहाँ से आ गया, इसीलिए उसने इस चीज़ को कंट्राडिक्ट कर दिया, इस चीज़ को, कि जब आपने सारे एलिमेंट को ओपन इंटरवल 0-1 के सारे एलिमेंट को इसमें लिस्ट कर लिया था,
तो फिर नया एलिमेंट बी कहाँ से आ गया जो O.001 में बिलोंग करे, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। हैंस जो हमने अज्यूम करा था वो रॉन्ग है। हैंस अवर, इसको ऐसे प्रूव करते हैं मैथ्स में, हैंस अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। जो हमने इनिशियली अजम्पशन मानी थी, अजम्पशन क्या मानी थी, देखो हमने ये अज्यूम कर लिया था कि O.001 इज काउंटेबल इनफाइनाइट। तो यही चीज़ अज्यूम करने पे गलत चीज़ आ गई बाहर निकल के, क्या आ गई कि एक नया एलिमेंट बी मिल गया हमें, जो कि नहीं मिलना चाहिए था। जब आपने सारे एलिमेंट को यहाँ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में लिख लिया था, तो फिर नया एलिमेंट बी कहाँ से मिल गया हमें। सो इसलिए इस चीज़ को हमने ये बोल दिया कि आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। सो देयरफॉर therefore open interval 01 is uncountable set। ठीक है, तो मैं अनकाउंटेबल के साथ कभी इनफाइनाइट नहीं लिख रहा, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन में ये होता है कि अनकाउंटेबल सेट हमेशा इनफाइनाइट होता है और उसकी नेचुरल नंबर से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं मिलती है। तो यही आपका कहलाता है कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट। इसको क्लियरली याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम डायगोनल की हेल्प से बताते हैं कि एक नया एलिमेंट हम बना सकते हैं अगर आपने उनको इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। हमें दिखाना है सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो अनकाउंटेबल होता है। अब हमने अभी पिछले वाली क्वेश्चन में क्या प्रूफ करा है कि O.01 जो है वो इज अनकाउंटेबल है ना, ये तो हमने प्रूफ करा है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। नेक्स्ट ऑल्सो O.01 कंटेन्स R। तो R जो है वो एक अनकाउंटेबल सेट को कंटेन करता है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि R भी अनकाउंटेबल होगा। तो इसका प्रूफ सिंपल सा बन गया कि R जो है वो अनकाउंटेबल है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि R अनकाउंटेबल, तो आप 01 को प्रूफ करके दिखा देना कि वो अनकाउंटेबल होता है, और O.01 जो है वो R में कंटेन करता है। तो अगर R एक अनकाउंटेबल सेट को कंटेन कर रहा है तो R को अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। तो ये सिंपल सा इसका प्रूफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट सेट ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस विद 0 and 1 इज अनकाउंटेबल। तो ये भी थोड़ा सिमिलर कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट से ही होगा। तो इन्होंने बोला कि जितनी भी सीक्वेंसेस आप बना सकते हो 0-1 से, फॉर एग्जांपल मैंने एक सीक्वेंस बनाई, पहली सीक्वेंस मैंने यही बना ली 0 0 0 0 एंड सो ऑन, ये रुकेगी नहीं, सीक्वेंस है ये। नेक्स्ट बना ली 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट 1 0 1 0 1 0 कुछ भी करके बना लो, ठीक है। नेक्स्ट 0 1 0 1 0 1 0 0 0, इस तरह से आप जितनी भी सीक्वेंस ये चलती जाएंगी, और बाद इसमें सिर्फ 0-1 ही आएगा, ठीक है। तो 0-1 से बनने वाली जितनी भी सीक्वेंसेस हैं वो अनकाउंटेबल है। मतलब आप अनकाउंटेबल सीक्वेंसेस बना सकते हो, मतलब नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट्स होते हैं उससे भी ज़्यादा, ठीक है। सो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो। सो लेट ए बी द सेट ऑफ all the sequences made of 0 and 1, ठीक है। मतलब A के अंदर सारी सीक्वेंसेस हैं जो 0-1 से बनी है। सो से A जो है वो इस तरह से है। मतलब पहले तो हम अब कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, तो हम मान लेते हैं अज्यूम दैट, ठीक है। मोस्टली इसमें सारे प्रूफ कंट्राडिक्शन से होंगे। हम काउंटेबल इनफाइनाइट मान लेंगे ए को, और वहां से कंट्राडिक्शन आ जाएगी। सो अज्यूम दैट ए इज काउंटेबल इनफाइनाइट, ठीक है। अगर हमने इसको काउंटेबल इनफाइनाइट लिख लिया तो हम उसको ए को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए एज ए के अंदर जो है वो सीक्वेंसेस हैं, x1 एक सीक्वेंस है, x2 एक सीक्वेंस है, x3 एक सीक्वेंस है, इस तरह से सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अब देखो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो गई नेचुरल नंबर का। 1 के लिए एक सीक्वेंस मिल रही है, x1 2 के लिए एक सीक्वेंस मिल रही है, x2 3 के लिए एक सीक्वेंस मिल रही है, x3। तो क्लियरली a जो है वो क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट है। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्विवेलेंट विद n। अब यहाँ पे हम सीक्वेंसेस को लिख के दिखा देते हैं कि x1 कैसे दिख रही होगी। तो x1 जो है वो इस तरह से एक सीक्वेंस होगी, A11 A12 A13 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर x2 एक सीक्वेंस होगी। अब आपको एक प्रूफ बिल्कुल सिमिलर लगेगा जो हमने पीछे करा है, तो अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पहला वाला पार्ट समझ लिया था O.01 जो अनकाउंटेबल होता है, तो अब आप बाकी के इजीली समझ जाओगे। तो A22 A23 A24 एंड सो ऑन। एंड इसी तरह x3 एक सीक्वेंस होगी। एक सीक्वेंस किस तरह से हम बना रहे हैं, उसको मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, A31 A32 A33
अब आपके माइंड में ख्याल आएगा कि ये A11 A12 है क्या, तो यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ। AIJ कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो 01 से बिलोंग कर रहा है। तो X1 एक सीक्वेंस बन रही है जो कि 01 से बनी है। ये तो हमने बोला था कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंसेस है, और सीक्वेंसेस जो है वो 01 से बनी। तो X2 के अंदर जो भी है A21 A22 A23 जितने भी है वो सब किससे बन रहे हैं, वो 01 से बन रहे हैं। तो I कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 2 एंड सो ऑन, और J भी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 2। तो जितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो IJ के, 1 to इन्फिनिटी और 1 to इन्फिनिटी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मतलब I और J। अब ये सीक्वेंसेस जो है वो हमने हर एक n के लिए डिफाइन कर दी है, हर एक नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक और नई सीक्वेंस बनाएंगे। अगर हमने इसको A को काउंटेबल इनफाइनाइट माना था, तो हमने A के तो सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है ना, वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसका मतलब A, अब A का कोई सा भी एलिमेंट नहीं छूटा है, मतलब जितनी भी सीक्वेंसेस आप 01 से बना सकते थे, जितनी भी सीक्वेंसेस आप 01 से बना सकते हो, सारी की सारी सीक्वेंस इस A में आ चुकी हैं। इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं छूटी है आपसे जो 01 से बन रही है। बट अभी भी मैं एक नई सीक्वेंस आपको बना के दिखाऊंगा। वो बना के दिखाऊंगा कैंटर डायगोनाइजेशन आर्ग्यूमेंट से, मतलब कि A11 A22 और A33 को मैं चेंज कर करके एक नया एलिमेंट बना लूँगा। सो मैं अपना एक नया एलिमेंट बना रहा हूँ। सो डिफाइन कर रहा हूँ मैं एक नया एलिमेंट, डिफाइन B। अब B मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, देखो, अगर AI की वैल्यू 0 है तो BI की वैल्यू क्या होगी, BI की वैल्यू होगी 1 इफ़, और इफ़ AI की वैल्यू अगर 1 है तो BI की वैल्यू क्या होगी, 0। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा, जो मेरा B एलिमेंट बन रहा है, B क्या एलिमेंट है, वो एक सीक्वेंस है अगेन, B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन। वो एक सीक्वेंस है जिसमें B1 क्या होगा, अगर A11 की वैल्यू मान लो 0 है, मान लो, तो B1 में क्या लूँगा, B1 को मैं 1 ले लूँगा। और अगर A11 की वैल्यू 1 है तो B1 को क्या ले लूँगा, 0। मतलब जो भी डायगोनल पे एलिमेंट है मैं अपना उसको चेंज करके बना लूँगा। यहाँ पे अगर कुछ 0 लिखा है तो B1 को 1 ले लूँगा, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो B2 को 0 ले लूँगा, अगर यहाँ पे फिर से 1 लिखा है तो इसको 0 ले लूँगा, अगर नेक्स्ट जो है वो 0 लिखा है तो इसको मैं 1 ले लूँगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा जो आपका B एलिमेंट ये बन रहा है, जो B सीक्वेंस बन रही है 01 से जो बन रही है, वो इन सारी सीक्वेंसेस से अलग होगी, वो इनसे बिल्कुल डिफ़र कर जाएगी, जो जितने भी यहाँ पे सीक्वेंसेस आपने बनाई हैं। तो दिस इम्प्लाइज B इज़ अ सीक्वेंस मेड ऑफ, किससे बनी है ये, मेड ऑफ 0 and 1, एंड B इज, यहाँ पे जो सिम्बॉलिकली लिख लेते हैं, एंड B इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द सीक्वेंस xi वेयर I इज इक्वल टू 1 2 एंड सो। मतलब वो इनमें से किसी भी सीक्वेंसेस के इक्वल नहीं है, बट वो तो 01 से बन रही है, तो वो क्या हो गया, हैंस वी गेट अ कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि 01 से बनने वाली जब सारी सीक्वेंसेस आपने A में रख दी, तो वो क्या होगा, आपने तो एक नई सीक्वेंस ढूंढ ली जो कि 01 से ही बन रही है, तो उसका मतलब A में एक एलिमेंट छूट गया था आपसे। अगर आपने इसको यहाँ पे फिर से ऐड कर लिया, मतलब B को यहाँ फिर से रख लिया, जो भी B एलिमेंट आपका बना है, तो मैं एक C एलिमेंट नया बना लूँगा जो अब इन बाकी के एलिमेंट से डिफ़र कर रहा होगा। फिर आप उस C एलिमेंट को रख लोगे तो मैं B और C को मान लो अगर आपने A में रख लिया तो मैं एक नया D बना लूँगा। तो सो वी गेट अ कंट्राडिक्शन। तो मैं बनाता चला जाऊँगा अगर आपने ये बोल दिया कि A काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, सो वी गेट अ कंट्राडिक्शन दैट A इज काउंटेबल इनफाइनाइट। मतलब कि हमने काउंटेबल इनफाइनाइट जो माना है उसी को कंट्राडिक्ट कर दिया हमने। सो दिस इम्प्लाइज A is uncountable. So this implies sequences made from 0 and 1 are uncountable. मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारी सीक्वेंसेज हैं जो 01 से बननी है वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट ऑफ ऑल द सीक्वेंसेज विद 0 and 1 इज अनकाउंटेबल, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अगर A में मैंने सारे के सारे 0 और 1 से बनने वाली सीक्वेंसेस रख ली थी, तो मुझे फिर एक नया B कैसे मिल रहा है, एक नया B जो है वो 0 1 से ही तो बन रहा है, वो एक नई सीक्वेंस मिल गई मुझे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अज्यूम गलत करा था। जो हमने अज्यूम करा था यहाँ पे दिस,
तो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। तो इसमें आप ये भी स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो बीच में कहीं, जहाँ पे आपने लिखा है वी गेट अ कंट्राडिक्शन दैट ए इज काउंटेबल इनफाइनाइट, तो यहाँ पर लिख सकते हो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर अजम्पशन वाज, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न पता लग गया कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट कैसे बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने 0 1 का यूज़ करा है, पिछले वाले क्वेश्चन में 0 से 9 तक का यूज़ करा था। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स मे नॉट बी काउंटेबल। आपने जो मेरी पिछली वीडियो अगर देखी होगी उसमें मैंने प्रूफ करा था कि अगर आपके पास काउंटेबल सेट है और उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ले रहे हो वो भी काउंटेबल है, मतलब n नंबर तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब जो हमने ये A1 A2 AN सेट आ रहे हैं ये सब काउंटेबल हैं, और हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है वो n नंबर्स ऑफ काउंटेबल सेट का लिया है, तो तब तक तो ये काउंटेबल था। अब ये बोल रहा है कि काउंटेबल ज़रूरी नहीं है, वो होगा अगर काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट लो। तो मैं अगर काउंटेबल इनफाइनाइट ले लूँगा तो वो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल नहीं होगा। मतलब कि इसमें प्रूफ कैसे बिल्ड होगा देखो। सो लेट AI बी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, या फाइनाइट ही ले लो, उसमें बोला है हम फाइनाइट से भी काम चला सकते हैं। AI बी आ फाइनाइट सेट दैट इज AI इज इक्वल टू सिंगल, मतलब 0 और 1 से बना हुआ है, बस उसके अंदर 0 और 1 है। तो हम एक नया सेट बना रहे हैं, लेट A इज इक्वल टू A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस, हम मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट लें। आप ये देखो 2 एलिमेंट लेने से अगर मैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट ले लूँ, मतलब ये चलता चला जा रहा है, ये रुक नहीं रहा कहीं। जो हमने काउंटेबल वाली वीडियो में करा था वो सिर्फ रुक गया था, वो n तक रुक गया था, और n कोई नेचुरल नंबर होता है, मतलब वो फाइनाइट ही रहेगा। n की वैल्यू आप कुछ भी अगर अपने मुंह से बोलते हो 100 200 1000 1 लाख, तो वो हमेशा एक फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा। बट यहाँ पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है कहीं पे भी। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ले रहे हो ये इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो काउंटेबल सेट का, और काउंटेबल सेट भी हमने फाइनाइट लिए हैं। तो मैं दिखाऊंगा कि A इज अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। सो हमारा क्लेम क्या बन रहा है यहाँ पे, A इज अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। ये मैं प्रूफ करूंगा कि A अनकाउंटेबल सेट है। सो assume that A is countable इनफाइनाइट सेट। हमने अज्यूम कर लिया कि वो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, तो उससे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज A इज इक्विवेलेंट विद n, मतलब A के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं नेचुरल नंबर से 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में लिख सकता हूँ। अब एक चीज़ मुझे देख के बताओ कि जो A के एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो टपल्स में ही तो होंगे। अगर A1 क्रॉस A2 होता है तो उसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, उसमें 2 टपल्स आते हैं। अगर A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 होता है तो उसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, उसमें 3 टपल्स आते हैं। अब ये जो चल रहा है ये इनफाइनाइटली चलता चला जा रहा है, तो इसका जो एलिमेंट होगा वो चलता चला जाएगा, मतलब कि उसमें A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये डॉट 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 करके लिख दोगे आप, तो उसका एलिमेंट ऐसा होगा। और इसमें जो A1 A2 A3 होंगे वो सारे क्या होंगे, वो 0 1 से ही आ रहे होंगे। तो ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन से ही सिमिलरली मैच कर जाएगा, आगे देखना। सो लेट A इज इक्वल टू, हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ इक्विवेलेंट है ना, तो जितने भी आप एलिमेंट्स बनाओगे, अब इसमें 0 1 से ही तो बन रहे होंगे एलिमेंट, तो आप जब एलिमेंट बनाओगे x1 तो देखो कैसा होगा, वो फिर से मैं ऐसे ही लिखने जा रहा हूँ A11 A12 A13 A14 एंड सो ऑन। अब इसमें जो जितने भी AIJ आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो 0 1 से आएंगे, मतलब कि ये इनफाइनाइट टपल बनेगा। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट लगा लो तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो एक एलिमेंट आप x1 ले रहे हो, एक x1 कहाँ से ले रहा हो, A से ले रहा हूँ, और A में जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट चलता चला जा रहा है, तो वो इस तरह से टपल आपका चलता चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं कहीं पे भी, ठीक है। इसी तरह x2 किस तरह से दिखेगा, A21 A22 A23 A24 एंड सो ऑन। और मैंने यहाँ लिख के बता दिया कि AIJ जो कहाँ से आ रहे हैं वो 0 1 से ही आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होंगे, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट 0 1 ही होंगे, और ये टपल है, राउंड ब्रैकेट से क्लोज कर रहा हूँ मैं, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। सीक्वेंस में मैंने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करा था, तो I और J कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स में। इसी तरह x3 लिख लो, x3 जो होगा वो A31 A32
A33 A34 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक नया एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें आ गए तो मैं इससे बाहर एक और एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लूँगा जो इसमें नहीं होगा। सो हमने अब नया एलिमेंट डिफाइन करने जा रहे हैं, जो आपको पता है कैसे डिफाइन करूँगा मैं। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ बी आई कैसे बनेगा, इफ़ ai इज़ इक्वल टू 0 तो मैं इसको 1 ले लूँगा, इफ़ ai इज़ इक्वल टू 1 तो मैं इसको 0 ले लूँगा। तो जो आपका b बनेगा वो कैसे बनेगा, एक टपल ही बन रहा है, इनफाइनाइट टपल। कैसे होगा वो, b1 b2 b3 b4 एंड सो ऑन। ठीक है, टपल है, राउंड ब्रैकेट से क्लोज करोगे इसको आप। अब जो b बन रहा है वो कैसे बन रहा है, देखो अगर a11 की वैल्यू आपकी 0 है तो b1 क्या लूँगा मैं 1, और अगर a11 की वैल्यू आपकी 1 है तो b1 को क्या लूँगा 0। तो हमेशा मैं डायगनल पे जो एलिमेंट होगा मैं उससे डिफ़र करके बना लूँगा एक नया एलिमेंट। मतलब जो डायगनल्स पे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, इनसे डिफ़र करके मैं एक नया एलिमेंट बनाने जा रहा हूँ जो कि b होगा। और b कहाँ है, वो a में है ही नहीं। b जो आप एक नया एलिमेंट बना रहे हो वो 0 1 से ही तो बन रहा है। अगर आपने क्लेम करा था कि a के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ गए जो कि इन कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाए आपने, जो ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा था ये वाला इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये चलता जा रहा था, ठीक है। तो इसमें से एक एलिमेंट मैंने नया और बना लिया। अगर आपने इस सेट को काउंटेबल इनफाइनाइट माना था तो इसके सारे एलिमेंट को आपने यहाँ सीक्वेंस में लिख दिया था, बट मैंने इसके अलावा एक नया एलिमेंट बना के और दिखा दिया b, सो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। सो क्लियरली आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्लियरली b is not equal to xi for all I is equal to 1 2 and so on, which is a contradiction। ठीक है, इसको तो a का पार्ट होना चाहिए था, फिर ये बाहर छूट कैसे गया। तो हमने एक नया एलिमेंट, अगर आपने इसको वापस से a में ऐड भी कर दिया, अगर आपने इसको b को अगर a में ऐड भी कर दिया तो मैं एक नया c एलिमेंट बना लूँगा इसी पैटर्न को यूज़ करके, कैंटर डायगनाइजेशन आर्गुमेंट को यूज़ करके, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन। मतलब कि a जो है हमने अज्यूम कर लिया था काउंटेबल इनफाइनाइट है, सो दिस इम्प्लाइज a इज नॉट काउंटेबल इनफाइनाइट, सो दिस इम्प्लाइज a इज अनकाउंटेबल। और यही हमें प्रूव करना था स्टार्टिंग में। अगर आप क्वेश्चन में देखो कि जो आपका काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ काउंटेबल सेट्स में नॉट भी काउंटेबल, तो काउंटेबल कहाँ आ रहा है, ये अनकाउंटेबल आ रहा है। तो हमने ए को प्रूव कर दिया, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो आप काउंटेबल सेट्स का काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो। काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए हैं ये भी या तो इनफाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है या फाइनाइट, बट यहाँ पे मे नॉट आ गया, मे नॉट भी काउंटेबल। तो मे नॉट भी काउंटेबल का मतलब है आपको एक ऐसा एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके दिखाना था जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने पे वो अनकाउंटेबल सेट बन जाए। तो मतलब इस ए के अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। सो नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबिलिटी एंड पावर सेट। अब हम पावर सेट से थोड़ा सा रिलेट करेंगे और अनकाउंटेबल को और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो पावर सेट आपको पता है क्या होता है, पावर सेट में अगर आप किसी ए सेट के पावर सेट बना रहे हो तो ए के जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं पॉसिबल, वो सारे के सारे पावर सेट के पार्ट होते हैं। ए खुद भी होता है, एम्प्टी सेट भी होता है, और ए के जितने भी प्रॉपर सबसेट बनते हैं वो भी होते हैं। देन कार्डिनलिटी, किसी भी पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 to the power n इफ ए की कार्डिनलिटी जो है वो n है। अगर ए की कार्डिनलिटी n है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 to the power n होगी। तो इसको हम आगे यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ दोबारा से। तो पावर सेट थ्योरम आ जाती है। पावर सेट थ्योरम ये कहती है कि अगर आप कोई सा भी सेट ले रहे हो, ए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी। यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली साइन बनाया है, इक्वल नहीं रखा है यहाँ पे, तो उसकी कार्डिनलिटी मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी ए की कार्डिनलिटी से। तो ए में या तो फाइनाइट एलिमेंट हो या इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो, तो पावर सेट में हमेशा ए से ज़्यादा ही एलिमेंट रहेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, there is no largest infinity, so taking the power set always produces a strictly larger infinite set। तो अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
ये जो लास्ट पॉइंट है ये बता रहा है कि इन्फिनिटी के भी जो है ना कोई लार्जेस्ट इन्फिनिटी नहीं होती है, आप इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटी ढूंढ सकते हो। तो इसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और पावर सेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है पावर सेट की। तो अगर मैं ए को नेचुरल नंबर ले लूँ, ठीक है, और दूसरी जगह पावर सेट ऑफ एन ले लूँ, तो एन की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट होती है ना, अलिफ नॉट एन नॉट लिखते हैं उसको। तो पावर सेट ऑफ एन की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 अलिफ नॉट। और हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि पावर सेट ऑफ जो भी किसी भी सेट का पावर सेट ले रहे हो वो ग्रेटर होगा हमेशा उसकी कार्डिनलिटी जिसका भी आप पावर सेट ले रहे हो। तो एन का पावर सेट ले रहे हो तो पावर सेट ऑफ एन की कार्डिनलिटी क्या है, 2 अलिफ नॉट। ये स्टाइलिश एन होता है, मैं एन बना रहा हूँ उसको एन नॉट विच इज़ ग्रेटर देन एन नॉट। अब एन नॉट अपने आप में एक इन्फिनिटी को डिनोट करता है। एन नॉट किसको डिनोट करता है, मतलब अलिफ नॉट किसकी कार्डिनलिटी है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है जो कि खुद इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट ही है, इन्फिनिटी एक तरह की है, ठीक है। और इससे भी एक बड़ी स्ट्रिक्टली ग्रेटर इन्फिनिटी कौन सी है, 2 अलिफ नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, इन्फिनिटी से भी बड़ी एक इन्फिनिटी आ गई यहाँ पे, उसको कुछ और नाम दे दो, इन्फिनिटी डैश। तो इसका मतलब इन्फिनिटी में भी छोटी बड़ी इन्फिनिटीज़ होती हैं। यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट में यही बताना चाह रहे थे, या कोई लार्जेस्ट इन्फिनिटी नहीं होती। क्यों, क्योंकि अगर एन की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट जो भी है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी तो उससे भी ज़्यादा है, तो उसकी इन्फिनिटी उससे भी बड़ी हो गई एन की, जो एन की कार्डिनलिटी की इन्फिनिटी है। अब इससे भी बड़ी इन्फिनिटी कहाँ से आ जाएगी, पावर सेट ऑफ एन, ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी इससे भी बड़ी। तो ये इन्फिनिटी बढ़ती चली जा रही है यहाँ पे। इसकी इन्फिनिटी जो है 2n0 हो गई, इसकी इन्फिनिटी क्या हो गई, 2n0 हो गई। इस तरह से इस इन्फिनिटी में भी आपकी जो लार्जेस्ट इन्फिनिटी वो डिफाइन नहीं हो पा रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो यही यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो लार्जेस्ट इन्फिनिटी, टेकिंग द पावर सेट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ स्ट्रिक्टली लार्जर इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सो मैनी साइजेस ऑफ इन्फिनिटी में आपको पता है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट जो होता है, जिस फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, उसकी कार्डिनलिटी हम अलिफ नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्टाइलिश एन नॉट जो लिखा है। और कंटिन्यूम सी, इसकी ये कार्डिनलिटी किसकी रिप्रेजेंट करती है, रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी, ठीक है। मतलब जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं उसकी कार्डिनलिटी के लिए हम स्मॉल सी यूज़ करते हैं, और स्मॉल सी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूम। और हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, अलिफ नॉट। ये आप याद कर लो, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी कंटिन्यूम है। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी 2 अलिफ नॉट है। और इसी तरह ये हिरार्की चलती चली जाती है, इन्फिनिटी का साइज नहीं होता, वो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप पावर सेट लेते चले जाओगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास श्रोडिंगर बर्नस्टीन थ्योरम। तो श्रोडिंगर बर्नस्टीन थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहता है कि अगर कोई इंजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है f(a)(b) एंड कोई इंजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है g(b)(a), ठीक है, मतलब a(b) पहले आपने एक इंजेक्टिव फंक्शन लिया, फिर आपने b(a) भी एक इंजेक्टिव फंक्शन लिया, मतलब आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा फंक्शन, कोई f एग्जिस्ट कर रहा है, कोई g एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बोला देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन h फ्रॉम a(b)। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1-to-1 फंक्शन a(b) और b(a) दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास a और b के बीच में एक बाइजेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो 1-to-1 ऑन-टू दोनों होगा। ये बताना चाह रहा है, जो एक नया फंक्शन मिल जाएगा आपको, मतलब वो नया फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम थ्योरम सीधा सीधा यूज़ कर रहे हैं। जो आपकी श्रोडिंगर बर्नस्टीन थ्योरम है वो ये कहती है, बस आप 1-to-1 फंक्शन ढूंढ के दिखा दो। 1-to-1 फंक्शन कहाँ से, a(b) और b(a). अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है 1-to-1 दोनों साइड से, a से b तक और b से a तक, तो इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि a और b के बीच में 1-to-1 ऑन-टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो आपसे कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा हो, ठीक है। आप यहाँ भी ये फ़ायदा हो गया, h हो सकता है आपसे 1-to-1 ऑन-टू फंक्शन ना बन पा रहा हो, लेकिन आपसे 1-to-1 फंक्शन बन पा रहे हैं, a(b) और b(a) है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे यस a और b के बीच में 1-to-1 ऑन-टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें एक चीज़ समझ लो, एक तो की आइडिया क्या है, इफ़ ईच सेट कैन बी एम्बेडेड इनटू द अदर देन बोथ सेट्स हैव द सेम कार्डिनलिटी। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, आप ये देखो, अगर मेरे पास ए के अंदर, मैं फाइनाइट का एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 1 2 3 एलिमेंट है, और बी में भी मेरे पास जो है वो a b c एलिमेंट है। अगर मेरे पास a(b) कोई 1-to-1 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और मुझे b(a) भी 1-to-1 मिलेगा, तो मतलब 1 a से मैप हो गया, 2 b से मैप हो गया, तो 3 c से मैप हो गया। इसका मतलब ये मैं a को b के अंदर रख सकता हूँ उठा के पूरा का पूरा।
क्योंकि ए वन जो है वो ए की तरह ए को मैप हो रहा है, 2 बी को हो रहा है, 3 सी को, जो जितने एलिमेंट्स इतने उतनी बी में है, और आपको बी टू ए भी मिल रहा है फंक्शन। बी क्या है, ए बी सी, और ए क्या है 1 2 3। तो ए 1 में मैप हो रहा है, बी 2 पे, सी 3 पे, तो यहाँ पे भी आपको 1 to 1 मिल गया। इसका मतलब आप बी को भी ए के अंदर उठा के रख सकते हो, एम्बेडेड कर सकते हो, उसका मतलब पूरा पूरा वो उसके अंदर बैठ जाएगा जाके। तो ए भी ए सेट जो है वो बी के अंदर बैठ रहा है पूरा का पूरा, और जो आपका बी सेट है वो ए के अंदर पूरा पूरा बैठ पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो गई। तो 1 to 1 का मतलब आप हमेशा याद रखना, अगर एक चीज जो आपका थर्ड पॉइंट दिख रहा होगा, अगर ए टू बी कोई 1 to 1 फंक्शन है तो इसका मतलब है ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस देन इक्वल टू होगी, और अगर बी टू ए कोई 1 to 1 फंक्शन है तो बी की कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी से लेस देन इक्वल टू होगी। चाहे तो मैं आपको एग्जांपल और बना के दिखाता हूँ। मतलब अगर एफ ए टू बी 1 to 1 फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ ए टू बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मान लो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 है, और बी में आपके पास ज़्यादा एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ, कितने हैं इसमें, 6 एलिमेंट हैं, इसमें 3 है। तो मान लो 1 जो है वो सी से मैप हो रहा है, 2 जो है वो डी से हो रहा है, और 3 जो है वो ए से हो रहा है। तो 1 to 1 था तो एक एलिमेंट एक से ही मैप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा, एक एलिमेंट ये छूटा, एक एलिमेंट ये छूटा, एक एलिमेंट ये छूट गया। तो ए की कार्डिनलिटी क्लियरली बी से लेस देन इक्वल टू है, ये इसीलिए है क्योंकि 1 to 1 है। अगर मान लो बी इधर आ जाए, ए बी सी डी ई एफ, बी में क्योंकि 6 एलिमेंट है, और ए इधर ले जाऊँ मैं, और ए में अब कम एलिमेंट ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो 1 to 1 होने की वजह से जो है वो ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस ही आएगी हमेशा। लेकिन अब आप यहाँ पे 1 to 1 फंक्शन नहीं बना सकते हो, क्यों, क्योंकि बी की कार्डिनलिटी आपने ए की कार्डिनलिटी से ज़्यादा कर दी है। ठीक है, क्यों, अगर आपने ए को मान लो 1 पे मैप करा, बी को 2 पे मैप करा, सी को 3 पे मैप करा, अब यहाँ अभी तक तो 1 to 1 बन पा रहा था, लेकिन जैसे आपने डी उठाओगे तो डी को आपको किसी ना किसी 1 to 3 में से ही किसी ना किसी पे मैप करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो 1 पे मैप हुआ तो अब ये फंक्शन 1 to 1 नहीं रहा। तो ऐसा कभी 1 to 1 फंक्शन मिलेगा ही नहीं जहाँ पे बी की कार्डिनलिटी जो है वो ए की कार्डिनलिटी से ज़्यादा आ जाए। कभी भी 1 to 1 फंक्शन नहीं मिलेगा। 1 to 1 फंक्शन तभी मिलेगा आपको ए टू बी जब ए की कार्डिनलिटी से बी की कार्डिनलिटी लेस देन या इक्वल भी हो जाए। अब ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, ए टू बी भी 1 to 1 मिल रहा था, तो इसका मतलब ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस हो गई, और आपको बी टू ए भी 1 to 1 फंक्शन मिल रहा था, तो इसका मतलब बी की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू हो गई ए की कार्डिनलिटी से। अब इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी के इक्वल है। तो हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे आगे रिजल्ट कुछ प्रूफ करने के लिए। जो आपकी श्रोडिंगर-बर्नस्टीन थ्योरम है कि अगर हम ए टू बी और बी टू ए 1 to 1 फंक्शन फाइंड कर पाए, ए टू बी और बी टू ए दोनों 1 to 1 फंक्शन हम फाइंड कर पाए, तो हम ये क्लियरली डायरेक्टली बोल देंगे कि ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी के इक्वल है। मतलब दोनों एक दूसरे के अंदर एम्बेड किए जा सकते हैं, एम्बेडेड इनटू ईच अदर। तो क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यूजिंग द श्रोडिंगर-बर्नस्टीन थ्योरम प्रूव दैट द इंटरवल 0 1 एंड क्लोज इंटरवल 0 1 हैव द सेम कार्डिनलिटी। अगर आपको यहाँ देखें तो ओपन इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो ये है कि बाउंड्री पॉइंट जो आपके एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब इसमें यहाँ दिख रहा है कि क्लोज इंटरवल 0 1 में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, 0 और 1। तो ऐसा नहीं लग रहा देख के कि जो क्लोज इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी है वो ग्रेटर है ओपन इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी से, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, इन दोनों की कार्डिनलिटी श्रोडिंगर-बर्नस्टीन थ्योरम से हम सेम प्रूफ कर देंगे। तो इसका मतलब हम दोनों साइड से 1 to 1 फंक्शन ढूंढ लेंगे। तो मैंने क्या करा, एफ को लिया ओपन इंटरवल 0 1 से क्लोज इंटरवल 0 1। मैं क्या फंक्शन ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब इसके अंदर तो ओपन इंटरवल 0 1 में तो 0 आता ही नहीं है, तो 0 के नेक्स्ट जो भी नंबर होगा वो इसमें मैप होता चला जाएगा, और 1 से पहले वाले नंबर इसमें आएंगे तो वो भी इसमें मैप हो जाएंगे। तो और आइडेंटिटी फंक्शन आपका 1 to 1 होता है ना, एफ इज़ 1 to 1 क्लियरली। सो इसका मतलब ये होगा कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0 1 क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। तो जो हमने पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस करा था कि अगर ए टू बी आपको कोई 1 to 1 फंक्शन मिल जाता है तो ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस देन इक्वल टू हो जाती है। अब मैं एक जी फंक्शन बनाता हूँ, क्लोज इंटरवल 0 1 से बना रहा हूँ मैं ओपन इंटरवल 0 1 पे। अब मैं आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि जी एक्स इज इक्वल टू अगर मैंने एक्स लिखा तो जी 0 0 पे मैप हो रहा है, लेकिन 0 तो ओपन इंटरवल 0 1 में बिलोंग ही नहीं करता। तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन से काम नहीं चला सकते, तो आपको कुछ नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बना रहा हूँ देखो,
एक्स प्लस 1/3 बना रहा हूँ। तो ये क्या हमेशा 0 1 में बिलोंग करेगा? अगर आपने मैक्सिमम पॉइंट इसमें डाल के देखा, मैक्सिमम पॉइंट 1 है जी में, अगर मैंने G1 भी लिया तो G1 कहाँ में होगा? 1 + 1/3 पे, मतलब 2/3 पे, और 2/3 0 1 में होता है। तो मतलब कोई भी पॉइंट जो है वो बाहर नहीं जाएगा, मतलब G जो है वो क्लोज इंटरवल 0 1 के इसके अंदर ही मैप करेगा, ओपन इंटरवल 0 1। अब चेक कर लेते हैं क्या ये 1 to 1 है। तो हमने 2 पॉइंट इक्वल ले लिए, जो इमेजेस इक्वल ले लिए, G = GB। तो ये G को कहाँ मैप करेगा? A + 1/3 पे, और B को कहाँ मैप करेगा? B + 1/3 पे। तो 3 से 3 कैंसिल, तो A + 1 = B + 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो A = B। तो दिस इम्प्लाइज G इज 1 to 1। तो दिस इम्प्लाइज आपका G कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? क्लोज इंटरवल 0 1 से। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई? लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। कार्डिनलिटी के लिए हम इस तरह से बिल्कुल वर्टिकल स्लैश बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्डिनलिटी इसकी इससे लेस थी और यहाँ उल्टा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए की कार्डिनलिटी बी से भी लेस है और बी की कार्डिनलिटी ए की कार्डिनलिटी से लेस है। तो दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0 1 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पे हमने देखो स्टार्टिंग में कैसा दिख रहा था, कि ऐसा दिख रहा था कि क्लोज इंटरवल 0 1 में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हमने मैथमेटिकली प्रूव करा तो दोनों एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड हो जा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेंगे। जितने एलिमेंट ओपन इंटरवल 0 1 में, उतने ही एलिमेंट एक्चुअल में क्लोज इंटरवल 0 1 में भी हैं। यही हमें प्रूव करना था, तो हमने वो श्रोडिंगर-बर्नस्टीन थ्योरम की हेल्प से प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, यूज द श्रोडिंगर-बर्नस्टीन थ्योरम टू शो दैट ओपन इंटरवल 0 1 एंड ओपन इंटरवल 0 2 हैव द सेम कार्डिनलिटी। अब यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल 0 1 से डबल होता है ओपन इंटरवल 0 2, बट अभी भी दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो उसमें भी हम श्रोडिंगर-बर्नस्टीन थ्योरम यूज करेंगे। तो हम f एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ओपन इंटरवल 0 1 से ओपन इंटरवल 0 2 पे। तो मैं f को क्या ले रहा हूँ? fx = x। तो क्या f ओपन इंटरवल 0 1 को इसी के अंदर ही तो मैप करेगा ना, क्योंकि अगर आप इसमें से कोई सा भी एक पॉइंट उठाते हो ओपन इंटरवल 0 1 से, फॉर एग्जांपल 0.3 उठाया, तो उसकी इमेज 0.3 होगी, क्योंकि आप आइडेंटिटी फंक्शन ले रहे हो यहाँ पे, x को x पे ही मैप हो रहा है। सो क्लियरली f इज 1 to 1। सो दिस इम्प्लाइज ओपन इंटरवल 0 1 कार्डिनलिटी इज लेस देन इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 2 कार्डिनलिटी। अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं g, जो ओपन इंटरवल 0 2 से ओपन इंटरवल 0 1 पे होगा। अब मैं देखो इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, gx = x/2, मैंने हाफ कर दिया। तो मिनिमम अगर आप 0 भी लेते हो, मिनिमम 0 ले तो 0/2 कहाँ होगा? 0, और सॉरी 0 तो इसमें होगा ही नहीं ना, तो आप 0 ले ही नहीं सकते, 0 के बाद वाला कोई होगा। ठीक है, और अगर आपने कोई 2 से पहले भी नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं 0 लेके इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो जो है 0 तक ही मैप हो पाएगा, 0/2, तो 0 तक ही मैप हो रहा है। जैसे 0 के बाद कोई नंबर लोगे तो वो 0 1 के अंदर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1 ले लो, आपने 1 लिया तो वो 1 को हाफ कर देगा, तो 0.5 इसके अंदर ही रहेगा वो। ठीक है, या फिर आपने कोई और नंबर ले लिया, 2/2 है तो आप ले सकते हो 3/2 ले लो, तो 3/2 कहाँ मैप होगा? 3/2 डिवाइड बाई 2, तो 3/4 हो गया ये, 3/4 भी इसके अंदर ही होगा। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, जो जी फंक्शन है ना आपका, वो इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये वेल डिफाइंड फंक्शन है, इसकी इमेजेस बाहर नहीं जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो x/2 डिफाइन करा वो बाहर चला गया। अगर आप यहाँ पे gx को फॉर एग्जाम्पल 2x ले लेते, जो कि आपने यहाँ पे लेके देखो, अगर 2x लेते तो क्या होता? तो या आइडेंटिटी पे ले लेते, चलो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। अगर gx = x ले लेते तो ये बाहर चला जाता है ओपन इंटरवल 0 1 के। अगर मैं 1.5 लेता तो 1.5 कहाँ मैप होता? आइडेंटिटी फंक्शन 1.5 को 1.5 पे ही मैप करता, बट 1.5 इसमें तो है ही नहीं। तो आप इस तरह का फंक्शन लोगे जो इसके अंदर ही मैप हो, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने x/2 लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या ये 1 to 1 होगा जी फंक्शन? तो लेके देखते हैं, GA = GB। तो दिस इम्प्लाई a GB। तो a कहाँ पे मैप होगा? a/2 पे, और b b/2 पे। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो a = b हो गया। तो g आपका, दिस इम्प्लाइज g इज 1 to 1। तो दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0 2 इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। तो यहाँ 1 से देखो और यहाँ 2 से देखो, दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? तो फ्रॉम 1 and 2 कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0 1 इज इक्वल टू
कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0 2। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो जो स्टार्टिंग में हमें देख के लग रहा था कि ओपन इंटरवल 0 2 की कार्डिनलिटी डबल हो जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट एनी टू ओपन इंटरवल ए बी सी डी। अब यहाँ पे हमने ना इनमें कुछ डिजिट्स नहीं लिए, 0 1 0 2 0 4 इस तरह से नहीं लिए, ये जर्नल इंटरवल्स हैं। तो इस तरह के इंटरवल्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैप डिफाइन करना पड़ता है, उस मैप से सारे इंटरवल्स के लिए हो जाता है। इवन अगर आप 0 0 1 0 2 कुछ भी इंटरवल आ जाए तो उसमें सी डी ए बी की वैल्यू को डिफाइन कर देना और वहाँ से वो फंक्शन बना के आप कर सकते हो इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में 1 to 1 ऑन टू फंक्शन अगर दिखा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। सो क्लेम है हमारे पास एफ ए बी से सी डी पे देयर एग्जिस्ट, मतलब देयर एग्जिस्ट एफ विच इज 1 to 1 एंड ऑन। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 1 to 1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम फंक्शन क्या डिफाइन कर रहे हैं, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस सी बाई बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। इन दोनों इंटरवल की जो वैल्यूज़ होंगी सी डी और ए बी जो भी होगा उसकी हेल्प से हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये फंक्शन वेल डिफाइन है कि नहीं। वेल डिफाइन चीज़ क्यों आ जाती है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैं बार बार दिखा रहा था कि अगर मैंने यहाँ पे एक्स पे एफ अप्लाई करा, अब ये यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिख दी है बहुत बड़ी सी, ठीक है। क्या ये वैल्यू एक्चुअल में ओपन इंटरवल सी डी के ही है या नहीं है, ये भी तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं सी डी से बाहर जा रही है तो फिर वो फंक्शन ए बी से सी डी पे कहाँ हुआ, अगर वो इमेज ही जो है वो सी डी से बाहर चली गई, ओपन इंटरवल सी डी से बाहर जाते ही वो फंक्शन रॉन्ग हो जाएगा। आपने फंक्शन मतलब गलत डिफाइन करा है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो फंक्शन डिफाइन करा है एक्स जो आप ले रहे हो ए बी के अंदर, एक्स जो है वो तो ए बी से आ रहा है बट इमेज जो है वो सी डी में जा रही है कि नहीं, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा। तो दिखाने के लिए ही उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंडनेस। तो मान लो एक्स ऑब्वियसली क्लियरली एक्स जो है वो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में है, तो उसको हम लिख दिया एक्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो ए सारी साइड से, तो एक्स माइनस ए बी माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा 0 इज लेस देन एक्स माइनस ए। ये ट्रिक है बस एक, बी माइनस ए, ठीक है। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो पूरे को डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए से। तो डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई करा एक्स माइनस ए को, और यहाँ पे भी डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए करा, ठीक है। और जब मैं लेफ्ट साइड पे करूँगा तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वो 0 को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो ये क्या बना डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, और बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा डी माइनस सी। अब हमें राइट साइड पे डी लाना है, तो हम क्योंकि आपका जो ये वैल्यू बनेगी अंदर वाली वो सी और डी के बीच आनी चाहिए, तो सी और डी के बीच लाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को, पूरी इनइक्वालिटी को सी से ऐड कर दूंगा। तो 0 प्लस सी लेस देन सी प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, और जब मैंने राइट साइड पे यहाँ पे सी ऐड करा तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में डी बन जाएगा, तो मैं इसको डी ही लिख देता हूँ। तो देखो क्या बना ये 0 प्लस सी का मतलब है सी, है ना, 0 प्लस सी ही लिख दो, 0 प्लस सी को सी ही लिख दो। तो आपकी जो ये वैल्यू है सी प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, जो कि एक्चुअल में ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, सी और डी के बीच में ही जा रही है। तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, वो वेल डिफाइंड है। अब नेक्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे कि f इज 1 to 1। तो 1 to 1 के लिए क्या प्रूफ करते हैं, हम कंसीडर करते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2। x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं, वो ओपन इंटरवल ए बी से आ रहे हैं। तो वो x1 को कहाँ मैप करेगा, c प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स1 माइनस ए, और वो x2 को कहाँ मैप करेगा, c प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू x2 माइनस ए, इस पर ही मैप करेगा। अब जो कैंसिल हो रहा है c से c कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू x1 माइनस ए। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, अदरवाइज मैं कैंसिल पूरा एक साथ भी कर देता, x2 माइनस ए। अब ये पूरा डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा क्या, x1 माइनस ए और x2 माइनस ए, और फिर a माइनस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये 1 to 1 की डेफिनेशन ही होती है कि f इज़ 1 to 1। तो 1 to 1 भी हो गया। अब हमें दिखाना है ऑन टू। तो आपका जो फंक्शन है f जो है वो ऑन टू है। अगर ये हो गया तो आपके दोनों इंटरवल इक्विवेलेंट हो जाएंगे, मतलब जितने ए बी में पॉइंट है उतने ही सी डी में पॉइंट है। तो इसका मतलब आपका सबसे पहले तो ये लिख लो फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ए बी से सी डी पर है। तो मैं सी डी में कोई अगर पॉइंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वाई पॉइंट, तो मुझे वाई की प्री इमेज ढूंढनी है ए बी के अंदर। अब वो प्री इमेज बनाने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, वो भी एक ट्रिक है। वाई जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, सी और डी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं प्री इमेज यहाँ पे बनाऊंगा ए बी के अंदर। तो कैसे बनेंगे देखो, सबसे पहले आप क्या करो, सारे साइड से सी माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या बना, दिस इम्प्लाइज 0 इज लेस देन y माइनस सी इज लेस देन d माइनस सी। अब आप नेक्स्ट क्या करो, b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ्ट हैंड 0 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा कैसे, क्योंकि जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो एलिमेंट ए और बी के बीच में ही तो होगा। तो आपने b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी से क्या करा था, मल्टीप्लाई b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी से मल्टीप्लाई करा था। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, d माइनस सी से हो जाएगा। तो 0 इज लेस देन b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी इज लेस देन b माइनस ए। अब आप क्या करो, सारी साइड में a ऐड कर दो। तो a ऐड करा 0 में तो a आ गया, यहाँ पे a ऐड कर दो, b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी। और जब यहाँ राइट हैंड साइड पे आप a ऐड करोगे तो क्या होगा, b हो जाएगा। तो आपने एक एलिमेंट तैयार कर लिया यहाँ पे, ये वाला जो a और b के बीच में है, ये पूरा एलिमेंट जो है ना, वो क्या है, लेस देन a ग्रेटर देन a और लेस देन b है। तो इसका मतलब वो a और b के बीच में है। तो यही जो है ना y की प्री इमेज बनेगी। अब y की प्री इमेज बनने का मतलब है जैसे ही आप उसको अप्लाई करोगे ना, f मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो f को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ इस पूरे एलिमेंट पे, a प्लस बी माइनस ए अपॉन डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी। अब ये कैसे काम करेगा, आपको याद है f फंक्शन क्या करता था, f x को कहाँ मैप करता था, वो मैप करता था c प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए पे मैप करता था। तो x की जगह पे अब क्या आ गया, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ गई, a प्लस बी माइनस ए अपॉन डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी आ गई। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले c आएगा, तो c प्लस डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए, फिर आएगा अंदर यहाँ x माइनस ए। तो x क्या है, x आपका ये पूरा है, तो x को लिखो a प्लस बी माइनस ए अपॉन डी माइनस सी इंटू वाई माइनस सी। और फिर क्या करोगे, माइनस ए करोगे, माइनस ए और ब्रैकेट क्लोज। अब कैंसिलेशन करते हैं, जो भी कैंसिल हो सकता है। तो इसमें a और a यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बाकी अभी और को लिखने के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, डी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए से a कैंसिल हो गया अंदर, तो बचा क्या, b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी, ये पूरा है, और साथ में क्या है, y माइनस सी और ब्रैकेट। अब आप देखो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, d माइनस सी से, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में d माइनस सी कैंसिल, तो बाहर है c प्लस, और अब ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ y माइनस सी बचा। तो c से c कैंसिल हो y, तो क्या हुआ, ये एलिमेंट की जो इमेज है वो y है। यही तो हमने प्रूफ करना था कि y की एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो y की प्री इमेज यहाँ ए बी में क्या मिली, ये मिली, जो ये मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई दिया आपको। तो आप अगर ये ट्रिक याद रख लो तो कोई से भी इंटरवल के लिए आप प्रूफ कर सकते हो। तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा, दिस इम्प्लाई f इज ऑन टू। तो जैसे ही f ऑन टू हो गया तो दिस इम्प्लाइज f इज फ्रॉम ए बी टू सी डी, जो भी आपने डिफाइन करा था, इज वेल डिफाइंड 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। तीनों चीज़ें हो गई, वेल डिफाइन करना भी ज़रूरी था। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल सी डी। मतलब अब आप ए और बी और सी और डी को कुछ भी नंबर ले लो, दुनिया के सारे इंटरवल जो हैं आपस में वो इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब उनमें सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो आप मतलब 0 1 ले लो और उसको इक्विवेलेंट प्रूफ कर सकते हो, 0 1 लाख करोड़ कुछ भी, ये दोनों में सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। एक्चुअल में हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है,
इस तरह के आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको सारे इंटरवल के लिए कर सकते हो। आपको कोई भी मैप डिफाइन करना है अगर एफ, तो आप उसमें ए बी और सी डी की वैल्यू डाल के आप उसको डिफाइन कर सकते हो, या इन जनरल आप ये रिजल्ट प्रूफ कर दो तो किसी भी इंटरवल के लिए प्रूव हो जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी ओपन इंटरवल 0 1 इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। मतलब क्या हमें क्या प्रूव करना है कि ओपन इंटरवल 0 1 जो है वो इक्विवेलेंट है रियल नंबर्स की। और रियल नंबर्स को हम ऐसे भी लिखते हैं -∞, ओपन इंटरवल करके। एक बात जरूर याद रखना कि आर के अंदर, नेचुरल नंबर्स के अंदर और जेड के अंदर इन्फिनिटी नहीं आती है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके, तो हम इसको ओपन बनाते हैं, ओपन इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी। तो हमें प्रूव करना है कि 0 1 जो है वो आर की इक्विवेलेंट है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम एक अलग ट्रिक अपनाएंगे। तो देखो, हमारे पास दो साइड इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनके बीच में एक 1 to 1 ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 0 1 को इक्विवेलेंट दिखाऊंगा 0 इन्फिनिटी के, और 0 इन्फिनिटी को इक्विवेलेंट दिखाऊंगा आर के। और फिर इनके बीच में जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा, मान लो इसके बीच में एफ एग्जिस्ट कर रहा है और इसके बीच में जी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों फंक्शन को मैं मर्ज कर लूँगा, कंपोजिशन ले लूँगा, मतलब जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ कहाँ से हो जाएगा, एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 1 से, और कहाँ तक जाएगा वो आर तक, तो वो 1 to 1 ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि एफ भी आपका 1 to 1 ऑन टू होगा और जी भी आपका 1 to 1 ऑन टू होगा। तो मैं ये ट्रिक लगाऊंगा इस पर प्रूफ करने के लिए कि ओपन इंटरवल 0 1 से लेकर आर तक जो फंक्शन है, मतलब जो कंपोजिशन होगी जी ऑफ एफ, वो 1 to 1 ऑन टू होगी, तो 0 1 ओपन इंटरवल आर की इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैं क्या ले रहा हूँ, देखो एफ फंक्शन ले रहा हूँ 0 1 ओपन इंटरवल 0 1 से 0 इन्फिनिटी। किस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ मैं उसको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स करके। तो देखो, जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 0 प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेके 0 प्लस की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू जो है आपकी एफ एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये चीज़ तो आपकी 0 जा रही है, तो डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, लेकिन न्यूमरेटर तो 0 की तरफ जा रहा है, तो ये 0 ही जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता चला जाऊँ, मतलब कि इस इंटरवल की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके पास लेता चला जाऊँ, मतलब 1 माइनस का मतलब है मैं 1 के लेफ्ट साइड पर हूँ, बिल्कुल उसके करीब हूँ 1 के। और अगर आप उसको उसमें बनाओ रियल लाइन पे 0 1, तो मैं 1 के बिल्कुल नज़दीक जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि मैं 1 के लेफ्ट पर हूँ ना। 1 के राइट पर होता तो मैं 1 प्लस लिखता, बट मैं 1 के लेफ्ट पर हूँ तो मैंने 1 माइनस लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर x टेंडिंग टू -1 है, तो अगर यहाँ मैं -1 डालूँ, 1 माइनस, सॉरी -1 नहीं, 1 माइनस, मतलब 1 से बहुत छोटा नंबर, 1 से छोटा नंबर मतलब 0.999 इस तरह का नंबर लेना, तो एफ एक्स कहाँ जाएगा, सोचो ये वैल्यू कहाँ जाएगी। अगर मैं 1 से छोटा नंबर डालूँ तो ये 0 प्लस की तरफ जाएगी। अगर ये वैल्यू 0 प्लस की तरफ जा रही है और न्यूमरेटर 1 की तरफ जा रहा है, तो ये एक्चुअल में प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। और क्लियरली एफ फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल 0 1 पे डिफाइन है और कंटिन्यूस है। सो क्लियरली एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, और साथ में इंक्रीजिंग भी फंक्शन है ये, क्लियरली एफ इज इंक्रीजिंग ऑल्सो। तो क्या हो रहा होगा, एफ का जो ग्राफ बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, मान लो 0 यहाँ है अगर, और 1 आपका यहाँ है कहीं, तो जैसे जैसे मैं 0 के पास जा रहा था तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही थी, 0 पे जा रही थी, वो ऐसे। और जैसे जैसे मैं 1 के पास जा रहा हूँ, 1 के पास मैं एक लाइन बना देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। तो जैसे जैसे मैं 1 के पास जा रहा हूँ 1 माइनस, तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। और जैसे जैसे मैं 0 के पास जा रहा हूँ एक्स की वैल्यू 0 लेके, तो एफ एक्स की वैल्यू भी 0 जा रही है। तो फंक्शन ऐसे होगा कुछ, और वो आगे जाके इसके इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, जो आपकी 1 लाइन है ना, इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, मैं और अच्छे से बना देता हूँ थोड़ा। तो ऐसे कुछ उसके बिल्कुल पैरेलल होता चला जाएगा। अगर ये लाइन ऐसे आप एक्सटेंड कर दो तो बिल्कुल इन्फिनिटी की तरफ जाके मिलेगा वो। अगर आप इस फंक्शन को देखो, और ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो रही है, ठीक है, 0 प्लस पर 0 की तरफ जा रही है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 तो है ही नहीं ना इसमें, तो 0 की बात हम करेंगे ही नहीं इंटरवल में, मतलब 0 पे एक्सक्लूडेड है। आप इसको होलो बना दो ऐसे करके। तो ग्राफिकली ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। क्यों, क्योंकि आप ओपन इंटरवल 0 1 में 1 to 1 बनाने के लिए ट्रिक होती है, अगर आप एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ करो तो वो ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, देखो ग्राफ को वो एक ही पॉइंट पे तो टच कर रही है, यहाँ पे कर रही है, ठीक है, इधर कर रही है ना कहीं बीच में, तो ये हमेशा जो भी एक पॉइंट पे टच करता है फंक्शन 1 to 1 होता है।
सो क्लियरली line parallel to x-axis touching the graph at one point, so this implies f is 1 to 1. और एक ऑन टू के लिए क्या होता है, आप जीरो इन्फिनिटी में कोई सा भी पॉइंट ले लो, जीरो टू इन्फिनिटी में जो पॉइंट होगा जो कि वाई एक्सिस पे होगा आपका, यहाँ पे होगा कहीं, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, तो इसकी प्री इमेज क्या होगी, तो इसकी प्री इमेज जानने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे इसको ग्राफ की तरफ एक्सटेंड करो और फिर इसको एक्स एक्स की तरफ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो इसकी प्री इमेज आपकी यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट करा, इसकी आप प्री इमेज ढूंढना चाह रहे थे, तो इसकी प्री इमेज यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब आप ग्राफिकली दिखा सकते हो, ग्राफिकली मैंने कहा था थोड़ा अलग तरीके से प्रूफ करेंगे, तो ये आसान तरीका है, ग्राफिकली f इज ऑन टू, सो दिस इम्प्लाइज हमारे फंक्शन जो है वो f 1 to 1 ऑन टू हो गया, हेंस f इज 1 to 1 एंड ऑन टू, सो दिस इम्प्लाइज ओपन इंटरवल 0 1 इक्विवेलेंट टू 0 to इन्फिनिटी। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमने ओपन इंटरवल 0 1 को 0 इन्फिनिटी के तो इक्विवेलेंट दिखा दिया, अब मैं 0 इन्फिनिटी को किसके इक्विवेलेंट दिखाऊंगा, 0 इन्फिनिटी को मैं r के इक्विवेलेंट दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं 0 इन्फिनिटी को r के इक्विवेलेंट दिखा दूं तो फिर मैं दोनों फंक्शन का कंपोजिशन ले लूँगा, तो करते हैं इसको। ठीक है, सिंपल सा है, आपको फंक्शन याद रखना है, ऊपर वाला फंक्शन क्या था, x/1 - x था, और नीचे वाला जो फंक्शन मैं लेने जा रहा हूँ, तो मैं g फंक्शन डिफाइन करूँगा ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी से पूरे r पर, मतलब पूरा r कवर करेगा, तो जी एक्स इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ, ln x, नेचुरल लॉग, मतलब लॉग विद बेस e, इसको हम ln लिखते हैं। ठीक है, ये बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि log विद बेस 10 क्या होता है और log विद बेस e क्या होता है, log विद बेस e होता है ln, मतलब नेचुरल लॉग होता है। तो अब ये फंक्शन जो होता है आपको पता है 1 to 1 ऑन टू होता है लॉग, और लॉग का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, मतलब ln का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, देखो ये इस तरह से। तो ये जो यहाँ पे टच हो रहा है ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका 1 पॉइंट है, मतलब ln की वैल्यू 1 पे 0 होती है, और ये पूरा r को कवर करेगा, रियल -∞ टू इन्फिनिटी, ये पूरा कवर कर रहा है, देखो नीचे जा रहा है -∞ तक, और ऊपर भी वो +∞ की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ +∞ की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ -∞ की तरफ मूव कर रहा है, और ये 1 to 1 है, क्यों है, क्योंकि 1 to 1 का रीज़न आप यहाँ सेम वही लिख सकते हो कि अगर आप एक लाइन कोई कहीं भी ड्रॉ कर लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो एक ही ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, और अदरवाइज ln स्टैंडर्ड फंक्शन होता है वो 1 to 1 होता है। और ऑन टू के लिए तो जो ऊपर लाइन लिखी थी, इफ़ यू ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस सो इट विल टच द ग्राफ एट ओनली 1 पॉइंट, तो ये 1 to 1 हो गया, ग्रीन लाइन से मैंने दिखा दिया। और रेड लाइन से ऑन टू, अगर मैं वाई एक्सिस पे कहीं भी एक पॉइंट लूँ तो उसकी प्री इमेज कहाँ होगी, देखो आपको क्या करना है, ग्राफ तक जाना है और फिर एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस तक ले जानी, तो इसकी प्री इमेज यहाँ होगी। ठीक है, मतलब इस पॉइंट की जो आपने ये पॉइंट लिया है ए, इसकी प्री इमेज कहाँ है, यहाँ बी पर। कोई और जगह ले लो, मान लो आपने एक पॉइंट यहाँ ले लिया आपकी वाई एक्सिस पे सी पॉइंट, तो इसकी प्री इमेज कहाँ होगी पता है, आप ग्राफ तक जाओ, ग्राफ तक सिर्फ ग्राफ यहीं आ गया और इसको फिर वर्टिकली ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे, तो इसकी प्री इमेज होगी डी, यहाँ पे डी जो उसकी प्री इमेज है। तो इस तरह से आपका जो फंक्शन है, तो दिस इम्प्लाइज जी इज 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो आपके पास दोनों फंक्शन मिल गए 1 to 1 ऑन टू, जो 0 से 1 और 0 1 से 0 इन्फिनिटी था, अब 0 इन्फिनिटी से आर है, तो अब इन दोनों का कंपोजिशन ले लो। तो हमने क्या करा, एक नया फंक्शन ले लिया एच कहाँ से होगा, 0 1 से आर पे होगा, और वो क्या होगा, एच इज इक्वल टू जी ऑफ एफ। तो एफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 से, और कहाँ तक जा रहा था, 0 इन्फिनिटी पे, और ये आ गया आपका एफ। और 0 इन्फिनिटी से जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा था जी, और वो कहाँ तक जा रहा था, -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब आर तक। तो इन दोनों का कंपोजिशन जो है वो 0 1 से आर तक जा रहा है। और अगर एक फंक्शन आपका एच आप जो डिफाइन कर रहे हो वो कैसे डिफाइन होगा, एच ऑफ एक्स जो आप डिफाइन करोगे वो देखो, आपने कंपोजिशन फंक्शन बनाना सीखा है ना, तो इसमें देखो वो यूज भी हो गया। एफ को कहाँ मैप कर रहा है, एक्स, मतलब एक्स को एफ कहाँ मैप करेगा, एक्स अपॉन
1 माइनस एक्स पे, और जी कहाँ मैप करेगा, जी ln है तो ln x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो h फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ हो गया, 0 1 से r पर। तो ये 1 to 1 ऑन टू दोनों होगा, क्यों, सिंस f एंड g आर 1 to 1 एंड ऑन टू। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि आपका जो 0 1 सेट है और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। और अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या प्रूफ करा था कि कोई सा भी ओपन इंटरवल किसी दूसरे ओपन इंटरवल सी डी के इक्विवेलेंट है, तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा ए बी। तो आप कोई सा भी इंटरवल उठा लो वो आर के इक्विवेलेंट होगा। तो हमने यहाँ पे इतने से इस रिजल्ट से, 2 रिजल्ट से आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें प्रूफ कर दी कि आपकी कोई सा भी इंटरवल उठा लो, 0 10 उठा लो, वो आर के इक्विवेलेंट होगा, और वो 0 1 के इक्विवेलेंट होगा, या फिर वो किसी -1 से 10 तक के इक्विवेलेंट होगा, किसी भी इंटरवल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब सारे इंटरवल्स में सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शो दैट द सेट ऑफ इर्रेशनल्स इज अनकाउंटेबल। अब देखो आपका जो रियल नंबर्स का सेट होता है इसका प्रूफ कैसे बनाओगे, आर को आप हमेशा क्यू यूनियन क्यू स्टार लिखते हो, स्टार का मतलब जिसमें इर्रेशनल नंबर्स हो, इसमें रैशनल नंबर्स हैं। अब आपने ये प्रूफ कर दिया, वी नो R is uncountable, ठीक है, एंड वी नो जो आपका सेट Q है, Q is countable infinite। तो इसमें बचा क्या, यहाँ पे तो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, और यहाँ पे जो सेट है उस पे डिपेंड कर रहा है आपकी R की कार्डिनलिटी। अगर आपका सेट Q स्टार जो है वो भी काउंटेबल इनफाइनाइट हो गया तो क्या हो जाएगा, आपने ये रिजल्ट प्रूफ करा है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो 2 काउंटेबल सेट का यूनियन भी काउंटेबल होगा, तो इसका मतलब आर काउंटेबल हो जाएगा, वो कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो आप कैसे लिखोगे इसको, इफ क्यू स्टार इज काउंटेबल, तो दिस इम्प्लाइज क्यू यूनियन क्यू स्टार बीइंग काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, union of countable set will be countable, ठीक है। so this implies q union q star is equal to r is countable which is a contradiction। तो उसका आप लिखोगे ऐसे, सिंबॉलिक कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, which is a contradiction, क्योंकि r आपको क्लियरली पता है कि वो काउंटेबल नहीं होता। so this implies q star has to be what, uncountable, उसको अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर q स्टार काउंटेबल हो गया तो 2 काउंटेबल का यूनियन काउंटेबल ही आता है, और इन दोनों का काउंट यूनियन क्या बन रहा है, r, तो r भी काउंटेबल हो जाएगा, वो कंट्राडिक्शन आ जाएगी जो जैसा कि यहाँ पे आई है। सो हैंस आपका जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर होता है वो भी अनकाउंटेबल होता है। सो आई होप आपको ये अनकाउंटेबल कैसे प्रूफ करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। इसमें भी कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो आप अच्छे से सीख लेना। और ओपन इंटरवल्स वाले में अगर कोई इंटरवल आ जाता है 1 2 2 3 2 4 इस तरह से करके, तो आप सीधा 1 to 1 से भी कर सकते हो, श्रॉडर जो आपकी बर्नस्टीन थ्योरम थी उससे भी कर सकते हो। और अगर आपका कोई जर्नल इंटरवल आ जाए ABCD को प्रूफ करने के लिए आए, तो आप एक मैप बना के कर सकते हो, जो कि मैंने मैम आपको सिखाया है, AB अगर CD के इक्विवेलेंट। और जो आपका ये वाला क्वेश्चन था कि 0 1 जो है वो R के होता है, तो ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। अगर आप एडवांस स्टूडेंट हो, अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ आए हैं, पिछली वाली वीडियो के भी और इसके भी सारे आ गए हैं समझ में, तो ये भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप टाइम दोगे तो समझ आ जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया, आपको कंटेंट समझ आया, अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करो, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करा करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।